हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम तो आपको पता ही है। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी जो केस स्टडी की सीरीज चल रही थी, मैं उसी सीरीज में आपकी अगली वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आपको पता होगा कि मैं जो करवा रहा हूँ वो सीरीज आपकी केस स्टडी की है, जिसे कि हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। और मेन बात यह है कि मैं ये हिंदी में करवा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि जो भी सीरीज़ हैं वो सारी सीरीज़ में आपकी हिंदी में लेकर आता हूँ। चाहे वो बिजनेस स्टडी की चैप्टर की सीरीज़ हो, चाहे केस स्टडी की सीरीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में देखने को मिलेंगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं पढ़ता था बिजनेस स्टडी तो यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं था जो कि हिंदी में पढ़ाता हो। ठीक है, अब तो फ़िलहाल बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन इसलिए पहले नहीं थे, इसलिए मैंने बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया। और सबसे पहला यूट्यूब चैनल मेरा ही था यूट्यूब पर, जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ाते थे। लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से जो मेरा चैनल है वो डिलीट हो गया था। इस कारण से मैंने दोबारा से चैनल स्टार्ट किया है और दोबारा से अब आपका अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए चैप्टर को आपके स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका हम चैप्टर 10 वित्तीय बाजार के केस स्टडी सीरीज को देखेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे समझते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं और आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की चैप्टर्स की केस स्टडी की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मिस्टर सलमान ने स्वर्गवासी पिताजी के बड़े स्तर पर अंशों का क्रय विक्रय करते थे। जो सलमान के पिता हैं जो कि स्वर्गवासी हो चुके थे, वो बड़े स्तर पर अंशों का क्रय विक्रय करते थे। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद उनके बैंक लॉकर से अनेक अंश प्रमाण पत्र निकले। जब सभी अंश प्रमाण पत्र सलमान के स्वामित्व में आ गए तो उसके सामने उन्हें बेचने की समस्याएं आई। ठीक है, क्योंकि अब अंशों में व्यवहार उनके पेपर रूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक में होने लग गए थे। ठीक है, तो मेन बात यहाँ में क्या है कि पेपर रूप से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, होने लग गए थे। तो फिर क्या हुआ, उसके एक मित्र ने उसे बताया कि अंशु नहीं है, सॉरी ये है अंशो, मिस प्रिंट हो गया है। अंशों में व्यवहार करने के लिए डिपॉजिटरी के पास एक खाता खोलना होगा। ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं प्रश्न। अंशों में व्यवहार करने के लिए खोले जाने वाले खाते का नाम बताइए तथा भारत में उपलब्ध है एक डिपॉजिटरी का नाम भी बताइए। ये है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अंश में व्यवहार करने के लिए आपको डिपॉजिटरी के पास कौन सा खाता खोलना पड़ता है उसका नाम बताना है, और भारत में उपलब्ध किसी एक डिपॉजिटरी का नाम बताना है। ठीक है, तो जो ऊपर हमने पढ़ा, तो बताइए, जब चैप्टर में आपको 10वां करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आप अंशों में व्यवहार करना चाहते हैं तो पहले जो होता था वो तो पेपर रूप में होता था, पेपर पे लिखना विखना होता था और उससे हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी है उससे क्या हुआ कि अब पेपर रहित हो गया है हमारा। अंशों में जो भी व्यवहार हम करते हैं वो पेपर रहित हो गया। अब पेपर पे लिखने स्टंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको टेक्नोलॉजी द्वारा आपके व्यवहार हो जाते हैं। तो उसके लिए खाता खोलना पड़ता है, डीमेट अकाउंट। ठीक, कौन सा, डीमेट अकाउंट। तो डिपॉजिटरी के पास जो हम खाता खोलते हैं अंशों में व्यवहार करने के लिए, वो कौन सा होता है, वो हमारा डीमेट अकाउंट होता है। कौन सा, डीमेट अकाउंट। डिपॉजिटरी के पास डीमेट अकाउंट हमें खुलवाना पड़ता है। ठीक है, और भारत में उपलब्ध एक डिपॉजिटरी का भी नाम लिखना है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, और वो कौन सा था, NSDL। वैसे तो भारत में और भी हैं, लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, कौन सा, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये है एक, क्या है, ये एक डिपॉजिटरी है जो कि भारत में उपलब्ध है। तो ये हमने इसके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर सौरभ भारती कंपनी के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है। ठीक है, जो सौरभ भारती है वो कंपनी का क्या है, वित्तीय सलाहकार है। इसी संबंध में उसका कंपनी में लगातार आना जाना रहता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकों व संचालकों से मीटिंग के दौरान
उसे कंपनी की एक गुप्त सूचना हाथ लग गई। ठीक है, उसे यह पता चल गया कि कंपनी इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत अधिक लाभांश घोषित करने वाली है। तो मेन बात क्या है, अधिक लाभांश घोषित करने वाली है। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन फिर भी लगा लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में क्या पूछ ले कोई पता नहीं है। ठीक है, प्रायः यह देखा जाता है कि इस तरह की खबरों के सार्वजनिक हो जाने पर अंशों के भाव तेजी से बढ़ते हैं। इस विचार से भारती ने इस सूचना के सार्वजनिक होने से पहले ही बड़ी मात्रा में अपनी कंपनी के अंश खरीद लिए। सबसे मेन पॉइंट अब ये आपका मिल गया। इस विचार से भारती ने, जो सौरभ भारती था, उसने क्या किया, खुद ही अपनी कंपनी के अंश खरीद लिए। ठीक, तो ये हमने मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लिया। अब प्रश्न पढ़ेंगे। उपयुक्त अनुच्छेद में मिस्टर सौरभ भारती द्वारा की गई अंशों की ट्रेडिंग के प्रकार को पहचानिए व समझाइए। ठीक है, तो आपको अब ये बताना है कि ये जो मिस्टर सौरभ भारती हैं, इन्होंने जो अंशों की ट्रेडिंग करी, ठीक है, जो अंश खरीदे, ट्रेडिंग करी, ये कौन से प्रकार की है, इसको बताना है आपको और उसको समझाना है, मतलब उसकी डेफिनेशन भी आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। तो ये कौन सी ट्रेडिंग है, जो मिस्टर सौरभ भारती हैं वो क्या है, उसी कंपनी में वित्तीय सलाहकार है और उसी कंपनी की अंश को वो खरीद रहा है। जिस कंपनी में वो काम करता है उसी कंपनी के अंश को भी उसने खरीद लिया। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को, इस प्रकार की ट्रेडिंग को क्या कहते हैं, कौन सा ट्रेडिंग होता है, कौन सा होता है। अगर आपको 10वां चैप्टर अच्छे से नहीं याद तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आप पहले 10वां चैप्टर पढ़िए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि 10वें चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एक कंपनी के अंदर का ही अगर कोई व्यक्ति अंशों को खरीद लेता है तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ट्रेडिंग, आंतरिक ट्रेडिंग। ठीक है, ये आंतरिक ट्रेडिंग है। ठीक है, तो समझाना भी है, आंतरिक ट्रेडिंग लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा डेफिनेशन ही छापें। आंतरिक ट्रेडिंग के बारे में इसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि आंतरिक ट्रेडिंग का अभिप्राय किसी कंपनी के अंदर कार्य करने वाले, ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्य कर रहा था ना मिस्टर सौरभ, सदस्य द्वारा खुद की कंपनी का अंश खरीद लेना आंतरिक ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब एक कंपनी के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है वही खुद की कंपनी का क्या करे, अंशों को खरीद ले, तो वो क्या होगा, वो आंतरिक ट्रेडिंग होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो 2 प्रश्न मैंने करवाए आपको, ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे और इसलिए करवाए मैंने, मैं हर वीडियो में पहले छोटे प्रश्न करवाता हूँ ताकि समझे, बात में समझ, जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपके दिमाग में घुस जाए, समझ में आ जाए आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बड़ा प्रश्न करवाता हूँ जिसमें आपके जो भी कन्फ्यूजन थोड़े बहुत रह जाते हैं वो बड़े प्रश्न में आकर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ये ना सोचिए कि मैं आपको 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन ही करवा के क्यों छोड़ देता हूँ, पूरे पूरे क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाता, ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाता। ठीक है, तो मेरा कम प्रश्न करवाने का उद्देश्य यही है कि प्रश्न कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ जाए। क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो एक बार आपके समझ आ गई, दिमाग में घुस गई, तो आप चाहे हजारों प्रश्न कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। कुछ वर्षों पूर्व लोगों में बचत की आदत नहीं थी। इसका मुख्य कारण निवेश के अच्छे अवसरों का उपलब्ध ना होना था। लोगों में बचत व निवेश की आदत ना होने का सीधा प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर पड़ा। परिणामतः देश के आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रही। जब देश इस समस्या से जूझ रहा था तो एक ऐसे बाजार का जन्म हुआ जिसने उद्योग स्थापित करने में मदद की और निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, इस बाजार की स्थापना से लोगों में बचत की आदत पड़ी, बचतों को निवेश किया जाने लगा। धीरे धीरे आर्थिक विकास ने गति पकड़ी। यह एक ऐसा बाजार है जिसे एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र कहा जाता है। अब ये यहाँ पर मेन पॉइंट मिल गया, आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र कहा जाता है, तो इसे हम कर लेंगे मार्क और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। इसके स्वयं के नियम व उपनियम हैं जो इसके संचालन में व निवेशकों के हितों की सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसे सेबी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन का भी पालन करना होता है। यह बाजार एक प्रबंध सीमित समिति के देखरेख में काम करता है। ठीक है, क्या करता है, ये प्रबंध समिति की देखरेख में क्या करता है, काम करता है।
ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। पता क्या चलता है वो पहले प्रश्न पढ़ेंगे और उसके अनुसार फिर हम देखेंगे, दोबारा से इनको पढ़ के समझेंगे कि किसका आंसर कहाँ पे होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें जो मेन पॉइंट समझ में आया वो हमने मार्क कर लिया। आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुच्छेद में चर्चित बाजार को पहचानें। जो पीछे हमने पैराग्राफ पढ़ा, आपको ये बताना है कि उसमें कौन सा बाजार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पीछे पैराग्राफ में आए हम फिर से एक बार बातों को देख लेते हैं। तो वह कौन सा बाजार है जो सेबी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है। ठीक है, बताइए कौन सा बाजार है वो, कौन सा है? शेयर बाजार। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका शेयर बाजार। ठीक है, अब आगे चलते हैं और दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? पहचाने गए बाजार की ऊपर बताई गई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब जो बाजार हमने पहचाना अभी शेयर बाजार, उसकी दो विशेषताएं पैराग्राफ में दी हुई हैं, उनको पहचानना है और बताना है वो कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या सेबी शेयर बाजार की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ढूंढ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो शेयर बाजार की विशेषताएं क्या आपको याद हैं? कौन कौन सी थी? संगठित बाजार, क्या ये थी? विभिन्न संख्याओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार, ये थी? केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार, ये थी? नियमों व उपनियमों का पालन करना आवश्यक, क्या थे ये सारे? ये क्या थे? शेयर बाजार के विशेषताएं थे। तो चलिए पैराग्राफ में हम शेयर बाजार की विशेषताओं को ढूंढ लेते हैं। इसमें आपको शेयर बाजार की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो फिर से हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने सबसे लास्ट वाली लाइन में देखा था, क्या था इसमें, कि सेबी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन का भी पालन करना होता है। इस बाजार को क्या करना होता है? सेबी जो दिशा निर्देश देती है उसका पालन करना होता है। ठीक है, और इसके खुद के भी कुछ नियम व उपनियम होते हैं जिनका ये पालन करती है। इससे वो अपने संचालन को सुरक्षित और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करती है। ठीक है, तो इन सारी बातों से क्या पता चलता है कि इस बाजार के नियम और उपनियम है जिनका इसे पालन करना आवश्यक होता है। तो इसका मेन पॉइंट क्या होगा? नियमों व उपनियमों का पालन करना आवश्यक। ठीक है, पहली विशेषता क्या पता चल गई कि नियमों व उपनियमों का पालन करना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको कि नियमों व उपनियमों का पालन करना आवश्यक। अब दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे। शुरू से एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बीच में भूल गया था मेन पॉइंट्स को मार्क करना, खाली एक लास्ट में ही मार्क किया था। चलिए फटाफट दोबारा पढ़ लेते हैं। कुछ वर्षों पूर्व लोगों में बचत की आदत नहीं थी। इसका मुख्य कारण निवेश के अच्छे अवसरों का नहीं होना था। लोगों में बचत व निवेश की आदत न होने सीधा इस पर आर्थिक परिणामतः देश का आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई। जब देश इस समस्या से जूझ रहा था तो एक ऐसे बाजार ने जन्म लिया जिसने उद्योग स्थापित करने में मदद की और निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध कराए। इस बाजार की स्थापना से लोगों में बचत की आदत पड़ी, बचतों को निवेश किया जाने लगा। धीरे धीरे आर्थिक विकास ने गति पकड़ी। यह एक ऐसा बाजार है जिसे एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र कहा जाता है। इसके स्वयं के नियम व उपनियम हैं जो संचालन में सौ के हितों को सुरक्षित मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त सेबी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन करना होता है। यह बाजार एक प्रबंध समिति की देखरेख में काम करता है। तो यह बाजार एक प्रबंध समिति की देखरेख में काम करता है। तो मतलब क्या है? ये एक संगठित बाजार है। ठीक है, क्या करता है? एक प्रबंध समिति की देखरेख में काम करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो बाजार है एक संगठित बाजार है। ठीक है, संगठित बाजार होने का मतलब क्या है कि प्रत्येक शेयर बाजार की एक प्रबंध समिति होती है। ठीक है, जिसको प्रबंध एवं नियंत्रण संबंधी सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, शेयर बाजार में होने वाले सभी व्यवहार एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध समिति की देखरेख में होते हैं। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है? लास्ट वाली लाइन से, यह बाजार एक प्रबंध समिति की देखरेख में काम करता है। मतलब कि यह बाजार है जो एक संगठित बाजार है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। क्या मिल गया? पहला क्या है? संगठित बाजार, और दूसरा क्या है? नियमों व उपनियमों की नियमों का पालन करना आवश्यक। ठीक है, तो ये हमने दो आंसर यहाँ पर बता दिए। अब लास्ट लाइन, लास्ट प्रश्न,
इस बाजार द्वारा समाज को प्रदान किए जाने वाले किन्हीं दो मूल्यों को पहचानिए। तो अब आपको दो मूल्य पहचाने हैं जो कि क्या कर रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, समाज को बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या था, पहले लाइन में लिखा है कि पहले लोगों को में बचत की आदत नहीं थी। ठीक है, पहले लोगों में बचत की आदत नहीं थी। जब क्या हुआ कि जब इस बाजार का जन्म हुआ, जब इस बाजार का जन्म हुआ, इस बाजार को स्थापित किया गया, तो इससे क्या हुआ, लोगों में बचत की आदत पड़ी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यह है आपका कि बचत की आदत। ठीक है, लोगों में बचत की आदत पड़ी, तो इससे ये कंपनी क्या बता रही है लोगों को कि लोगों को बचत करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका बचत की आदत। और दूसरा पॉइंट इससे क्या हुआ, बचत की आदत पड़ी और निवेश किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि आर्थिक विकास ने गति पकड़ी। तो दूसरा पॉइंट होगा आपका आर्थिक विकास। ये दो चीज़ें जो है समाज को कंपनी बता रही है। पहला कि लोगों को बचत करनी चाहिए, और उससे क्या होता है, बचत करने से आर्थिक विकास गति पकड़ती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पर मिल गए इसके, कौन कौन से, आर्थिक विकास और बचत की आदत। ठीक है, बचत की आदत और आर्थिक विकास। तो ये दो आंसर हमने इसके दे दिए। तो ये प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीट। और ये प्रश्न आपका कितने नंबर का था, 5 नंबर का। आप देख सकते हैं हमने पॉइंटों में आंसर दिए हैं और नंबर कितने मिले हमारे, 5। जबकि ऐसा नहीं होता, अन्य प्रश्नों में 5 नंबर के लिए हमें कम से कम 8-10 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन केस स्टडी में ऐसा नहीं होता। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है, आपको पैराग्राफ में से ढूंढना पड़ेगा। बस यही है इसमें कि आपको ढूंढना पड़ेगा और सही उत्तर लिखना पड़ेगा। लेकिन जो वो उत्तर होते हैं वो छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, पॉइंट्स में होते हैं, जैसा कि अब तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। श्रेया 12वीं वाणिज्य की छात्रा है। उसकी दो सहेलियां सुगंधा व साक्षी 12वीं की नॉन मेडिकल में पढ़ती हैं। श्रेया को पूंजी बाजार की पूरी जानकारी है। उसकी दोनों सहेलियों को इसमें रुचि है, लेकिन उन्हें इसकी लेस मात्र भी जानकारी नहीं है। श्रेया उन्हें पूंजी बाजार की जानकारी कुछ इस प्रकार दे रही है। कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंश जारी करती है। ठीक है, अंश पूंजी बाजार में जारी किए जाते हैं। ठीक है, मेन बात क्या मिला, अंश पूंजी बाजार में जारी किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। कंपनी क्रय विवरण पत्र के माध्यम से निवेश में अंशों में निवेश करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। किस माध्यम से करती है, क्रय विवरण पत्र द्वारा। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसे प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव। ठीक है, यानी कि प्राथमिक बाजार भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार निवेशक निवेश करके फंस जाते हैं। वह चाहे तो अंशों को अन्य निवेशकों को बाजार भाव पर बेचकर अपना धन वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये अंशु, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया, ये अंशु नहीं, ये अंशो है। ठीक है, अंश यानी शेयर। एक और अहम बात यह है कि जिस बाजार में कंपनी अंश जारी करती है उसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। मेन बात दूसरी, विशेष स्थान नहीं होता है। ठीक है, कंपनी जहाँ पर अंश जारी करती है उसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जिस बाजार में अंशधारी अंश को बेचते हैं उसका एक विशेष स्थान जरूर होता है। दूसरी बात, जहाँ पर अंशधारी अंश को बेचता है उसका एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, यह बाजार ही स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। इस बाजार को ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया, जिसमें कि एक लड़की है, क्या नाम है उसका, श्रेया, और इसकी दो सहेलियां सुगंधा और साक्षी के बारे में बात चल रही है। जो श्रेया है वो कॉमर्स की स्टूडेंट है और जो इसकी दो सहेलियां हैं वो नॉन मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों में लेकर वाणिज्य की बात यानी बिजनेस की बात चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अनुच्छेद में पूंजी बाजार के 2 प्रकारों पर चर्चा हुई है, उन्हें पहचानिए। तो जो हमारे पूंजी बाजार हैं उनके 2 प्रकार जिनके बारे में पैराग्राफ में बताया गया है उनको हमें पहचानना है। ठीक है, तो पूंजी बाजार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सीधी सी बात है, पूंजी बाजार के 2 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, और वही 2 आपको बताने हैं, और इसने बोला भी है 2, तो आपको पता लग गया होगा कि पूंजी बाजार के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो सीधी सी बात है, आप इसका आंसर
आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताइए, कौन कौन से? प्राथमिक बाजार और कौन सा दूसरा? गौण बाजार। जी हाँ, तो इसके दो ही हैं, और क्या है? प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, किस लाइनों से पता चल रहा है? जहां पर कंपनी अंश जारी करती है उसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। जिसका कोई विशेष स्थान नहीं होता वो कौन सा बाजार होती है? वो प्राथमिक बाजार होती है। और जिसका विशेष स्थान होता है वो कौन सा बाजार होता है? वो गौण बाजार होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इंग्लिश में। तो ये हमने यहाँ पर बता दिए, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूंजी बाजार के पहचाने गए प्रकारों की दो दो विशेषताएं पंक्तियां उद्धृत करते हुए लिखिए। ठीक है, तो अब हमको जो पूंजी बाजार के हमने जो दो प्रकार पहचाने हैं ऊपर, उन दोनों की विशेषताएं लिखनी है, और साथ में उन लाइनों को भी लिखना है जिन लाइनों से हमें पता चलता है कि ये है उसकी विशेषता। ठीक है, तो जो हमने पहली अंडरलाइन करी थी कि विशेष स्थान नहीं होता, तो विशेष स्थान किसका नहीं होता? प्राथमिक बाजार का। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई कि इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। सबसे पहले लिखेंगे हम प्राथमिक बाजार की विशेषताएं, और लाइन कहाँ से लिखेंगे? जहाँ यहाँ कंपनी अंश जारी करती है, कंपनी जहाँ पर अंश जारी करती है उसका कोई विशेष स्थान नहीं होता, ये लाइन लिख देंगे। और इसका आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा इसका? विशेष स्थान नहीं होती है। ठीक है, ये पहली लाइन का पहला हमें पहली विशेषता पता चल गई। और दो दो बताने हैं तो एक और ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम शुरू में पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्र विवरण पत्र से क्या करती है? वो सार्वजनिक प्रस्ताव देती है। यहाँ से ये रहा, कंपनी प्र विवरण पत्र के माध्यम से अंशों में निवेश करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। यहाँ तक ठीक है, ये पूरी लाइन आपको लिखना पड़ेगा। डॉट डॉट डाल के लिख सकते हैं, पूरा लाइन लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं कंपनी प्र विवरण, इतना लिख दिया। इसके आगे आगे डॉट 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 लगा के और आमंत्रित करती है, लास्ट की लाइन लिख दें। और इसका आंसर क्या होगा आपका? नए निर्गमन। ठीक है, नए निर्गमन। तो इससे क्या पता चलता है कि कंपनी नए निर्गमन कर रही है, इसीलिए तो उनको आमंत्रित कर रही है निवेश करने के लिए। तो दूसरी विशेषता ये है, कौन सी? नए निर्गमन। ठीक है, तो हमने दो विशेषताएं बता दी प्राथमिक बाजार की, कौन कौन सी? नए निर्गमन और विशेष स्थान नहीं होता। ठीक है, अब हम चलेंगे गौण बाजार में। तो गौण बाजार का पहला मिल गया हमें यहीं पर कि क्या होता है? अंशधारी जहाँ पर बेचते हैं उसका एक विशेष स्थान होता है। यहाँ से लिख देंगे बाजार में, बाजार में जिस बाजार में, जिससे लिख देते हैं, जिस बाजार में अंशधारी अंश को बेचते हैं उसका एक विशेष स्थान जरूर होता है। इसका आंसर क्या होगा? एक विशेष स्थान, विशेष स्थान होता है। ठीक है, और दूसरा वे चाहे तो अंश को अन्य निवेशकों को बेचकर अपना धन वापस ले सकते हैं। ये भी क्या है? वह चाहे तो अंश को अन्य निवेशकों को बाजार भाव पर बेचकर अपना धन वापस ले सकते हैं। यहाँ तक ये लाइन लिखनी है आपको। और इसका आंसर क्या होगा बताइए? कौन सी विशेषता है ये गौण बाजार की? मेन पॉइंट क्या है इसका? क्या है? तरलता उत्पन्न करती है। जो गौण बाजार है वो तरलता उत्पन्न करती है। ठीक है, तरलता क्यों उत्पन्न करती है? क्योंकि अगर आपने जो अंश पहले से खरीद रखा है और आप बेचना चाहते हैं तो उसको आप ले जाकर गौण बाजार में एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। तो इससे क्या होती है? गौण बाजार से तरलता बनी रहती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दो दो विशेषताएं हमने बता दी। कौन सी विशेषता बताई? पहला प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार के क्या बताया हमने? ये नए निर्गमन करती है। और दूसरा क्या था इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। ठीक है, और गौण बाजार, गौण बाजार में क्या होता है? इसमें तरलता उत्पन्न होती है, तरलता बनी रहती है, और दूसरा इसका विशेष स्थान होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपके क्या करवा दिए, ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का था। आप देख सकते हैं हमने कितने पॉइंट्स लिखे और आपके 5 नंबर पक्के हो गए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि केस स्टडी को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, क्या करना है? केस स्टडी को देखकर डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? क्योंकि उसको पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन हार्ड है, इजी है, सरल है, नहीं है। ठीक है, इसलिए एक बार केस स्टडी को जरूर पढ़ें, चाहे वो समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन पढ़ें। पढ़ने से ही समझ में आता है। ठीक है, अगर समझ में आ गए तो आपके नंबर कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये
केस स्टडी की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और समाप्त करने से पहले जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इस चैप्टर की मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो कि विशेष रूप से पेपर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वित्तीय बाजार के कार्य, लिख लीजिए कॉपी में। वित्तीय बाजार के कार्य, ठीक। मुद्रा बाजार, ठीक। पूंजी बाजार में क्या बताया मैंने आपको, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार में अंतर, ठीक। और अगला है आपका शेयर बाजार। शेयर बाजार के कार्य, ठीक है। शेयर बाजार की ट्रेडिंग विधि, ठीक है। और डीमैट खाता, डिपॉजिटरी सेवा, ये तो मैंने आपको परिचय करवाया ही कि हमें अंश में क्रय विक्रय करने के लिए क्या करना, कौन सा खाता खुलवाना पड़ता है डिपॉजिटरी के पास, डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है। तो इसे भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो शेयर बाजार में कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, शेयर बाजार के कार्य, शेयर बाजार पर ट्रेडिंग कार्यविधि सबसे इंपॉर्टेंट, और सेबी के उद्देश्य, ठीक। सेबी के उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर बाजार के कार्य और ट्रेडिंग विधि और सेबी के उद्देश्य। तो ये अंतिम 4-5 पॉइंट हैं जो कि इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, नहीं पढ़ा है आपने इन्हें, तो आप इनको जाकर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही, जो भी बात है, सजेशन से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।